नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस भाजपा दोनों चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस ने भले ही 16 में से 15 नगर निगमों के महापौर पद के नाम तय कर लिए, 3 विधायक, 1 विधायक की पत्नी को टिकट दिया गया, तो वहीं कुल 15 निगमों के चेहरे सामने आ गए। लेकिन भाजपा में अभी भी टिकट बंटवारे पर रस्साकसी जारी है। बैठकों का दौर भी है, तो साथ ही टिकट बांटने के पहले अनुशासन का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है। अनुशासन समिति की बैठक में वीडी शर्मा और हितानंद शर्मा शामिल रहे। बीजेपी की माने तो कुछ ही दिनों में नाम जारी कर दिए जाएंगे, तो वहीं नामों का ऐलान कर जहां कांग्रेस ने बाजी मार ली है, तो वो भाजपा की ओर से लगाए जा रहे गुणा भाग पर चुटकी लेती दिखी। भाजपा के अंदर हिम्मत नहीं हुई है कि वो महापौर के प्रत्याशियों की सूची जारी कर सके। कहीं कैलाश जी और ताई के बीच ने फंसा है पैच, तो कहीं पर सिंधिया जी और तोमर जी के बीच ने फंसा है पैच। यही सारी चीजों से भाजपा आज सरफटब्बल के हालात का सामना कर रही है। जो पूरे के पूरे हालात हैं वो भाजपा में है, और भाजपा में अब दम है तो जल्दी सूची जारी करके दिखाएं, फिर देखिए आप विरोध कैसा होने वाला है। अरे उनके उत्तर प्रदेश में 298 सीटों पर तो जमानत जब्त हो गई, कई राज्यों में 0 हो गए, मध्य प्रदेश के अंदर केवल 2 ही लोग बचे हैं। अब वो किसी को भी टिकट दे दें। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा दल है। अपने कार्यकर्ताओं में सक्षम कार्यकर्ता हैं। कौन कार्यकर्ता यहाँ के विकास के लिए जो इस काम को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं में जल्दी ही आज और कल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मैदान में होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तो मूल होता है कमल का फूल, और कमल के फूल पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार प्रसार करती है। प्रत्याशी तो हम सब निमित्त मात्र के हैं। कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और कार्यकर्ता जिताता है। कांग्रेस का जहां रतलाम को लेकर अभी मंथन जारी है, तो वहीं उसे उम्मीद है इस बार अच्छे प्रदर्शन की। भाजपा में नए चेहरों पर मंथन है, तो वहीं रोडमैप पर चर्चा भी। प्रदेश भाजपा में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि 11 और 12 जून को चुनाव प्रबंधन समिति और कोर ग्रुप की बैठक होगी, जिसके बाद नाम सामने आएंगे। वहीं देखा जाए तो चुनाव जीतने भाजपा ने विजय संकल्प अभियान का आगाज कर दिया है। वोट प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य साथ है। नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विजय के लिए शंखनाद कर दिया है, और बूथ कमेटी के सदस्यों ने ये संकल्प लिया है कि हमारे बूथ पर हम भारतीय जनता पार्टी का पार्षद का और मेयर का जो भी उम्मीदवार होगा तो उसको हम विजयी बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसका उम्मीदवार कमल का फूल है। बूथ विजय संकल्प अभियान लेकर के हम निकले हैं। हर बूथ पर 51% वोट शेयर हमारा बने, ये हमारा टारगेट है। मध्य प्रदेश के हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारे कैबिनेट मंत्रियों से लेकर के सभी कार्यकर्ता हर बूथ पर जाकर के बूथ विजय संकल्प लेकर हम विकास के मुद्दे को लेकर के, गरीब कल्याण के मुद्दे को लेकर के, और जो गुड गवर्नेंस इस देश को दी है माननीय प्रधानमंत्री ने, उन मुद्दों पर हम इस चुनावी मैदान में प्रत्येक बूथ पर जाकर के बूथ को विजय का संकल्प सभी कार्यकर्ता लेकर के मैदान में उतरे। देखना होगा कि कांग्रेस के नामों के सामने आने के बाद भाजपा किन चेहरों पर दांव लगाएगी, और दोनों पार्टियां कितना फायदा इन चुनाव में ले पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। किन चेहरों को भाजपा अब की बार देगी मौका? क्या नाम पहले तय कर कांग्रेस मार पाएगी बाजी? विजय संकल्प अभियान से क्या भाजपा को होगा फायदा? अपनी पकड़ मजबूत बनाने क्या होगी कांग्रेस की रणनीति?
बीजेपी लगातार अभी भी बैठक कर रही है, मंथन कर रही है और नामों पर सहमति बनने के बाद ही वो नाम सामने आएंगे। लेकिन कांग्रेस यहां पर आगे दिख रही है। कांग्रेस ने नाम तय कर लिए हैं, एक नाम बाकी है, उस पर भी जल्दी मुहर लग जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि छोटे चुनावों में जिस तरीके से रस्साकसी दिख रही है, जिस तरीके से चिंतन मनन हो रहा है, मंथन हो रहा है, केंद्र की योजनाओं को जनता के बीच ले जाने की बात भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है और वहीं कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रही है। इन छोटे चुनावों में क्या जनता भी इन्हीं मुद्दों को देखने वाली है, समझने वाली है, या लंबे वक्त से रुके हुए जो चुनाव रहे और नगर सरकार की अगर हम बात करें, जो काम बहुत लंबे वक्त से पेंडिंग रहे हैं, जनता जिनसे परेशान रही है, जनता उन्हें आधार बनाएगी? समझने की कोशिश करते हैं। मेहमानों से परिचय करा देती हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में है रमेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। अवनीश बुंदेला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ रही हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका। शुरुआत में करना चाहूंगी अवनीश जी आपसे, नाम तय हो गए हैं, विधायकों को भी इसमें आपने मौका दिया है और जिस तरीके से मौका दिया गया उस पर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। जिस तरीके से हमने देखा मारपीट या जो भी झगड़ा हुआ, उसे लेकर भी कहीं ना कहीं ये लगा कि कार्यकर्ता जो है वो जोश में नहीं है, बल्कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि उन्हें मौका मिले। और बीजेपी ये कह रही है कि आपके कार्यकर्ता नेतृत्व पर भरोसा नहीं जता पा रहे, विधायकों को आप इसलिए ला रहे हैं क्योंकि कार्यकर्ता आपकी पार्टी में नहीं है। देखिए रानी, सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा जी। घर पे मेरी कॉलोनी पिछले 1.5 घंटे से लाइट नहीं, इन्वर्टर की लाइट में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, ये वीडियो चल रहा है, कह लीजिए। तो ये आप जो विकास गुड गवर्नेंस की बात अभी बीडी शर्मा कर रहे थे, बाकी एक बात स्पष्ट है नाज़रीन जी, मैं कोई बात करना नहीं चाहूंगा, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। हमने नाम घोषित कर दिए, हमने 15 नाम घोषित कर दी महापौर की। आप में हिम्मत है, अगर आप में हिम्मत है तो आप घोषित करिए। ये सारी बातें जो आज बीडी शर्मा जी कह रहे हैं कि चेहरा तो कोई अहमियत ही नहीं रखता, हमारा चेहरा तो कमल का फूल है साहब, ये तो फिर वो जो नड्डा साहब आए थे वो कहते थे ना कि नहीं हमारा तो अगले चुनाव जो हम लड़ेंगे कमल के फूल पर लड़ेंगे, शिवराज जी के चेहरे पर नहीं लड़ेंगे। वो तो कहकर गए हैं आकर भोपाल में कि अगला चुनाव 2023 का हम शिवराज जी के चेहरे पर लड़ेंगे। और नगरीय निकाय चुनाव या पंचायत चुनाव की जहां तक बात है नाज़रीन जी, शुरुआत से भाजपा का इसमें ढुलमुल रवैया रहा है। आप देखें, पहले उनने सीधे चुनाव होंगे, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के, पता पड़ा अगले दिन वो कह रहे हैं कि ये मसौदा पूरा पहुंच चुका है राज्यपाल साहब के यहाँ, लेकिन फिर नरोत्तम मिश्रा जी कहते नहीं, इस तरह का कोई मसौदा तैयार नहीं हुआ। तो और फिर भूपेंद्र सिंह जी अलग बयान देते हैं। तो ये सदैव से देखा गया है कि नगर निगम के चुनाव के मामले में भाजपा डरी हुई है, उनको मालूम उनकी स्थिति क्या है। और सिर्फ नगर निगम नहीं, पंचायतों के चुनाव की भी अगर बात करें, चूंकि वहां सिंबल पंचायत के चुनाव में ज्यादा नहीं दिया जाता, कांग्रेस पार्टी तो खैर देती नहीं है, तो वहां भी आप देखें कि इन्होंने बार बार जनता को भ्रमित किया है। चाहे आप बात कर लें रोस्टर नियमों के पालन की या ओबीसी वर्ग के आरक्षण की या कई सारी चीजें, उसमें आप देखें 1100 जो नई पंचायतें हम गठित करके गए थे, इन्होंने उस पर काम नहीं किया। तो नाज़रीन जी, ये बात स्पष्ट है कि अब ये कुछ भी कहें, हम तो कह रहे हैं ना, आप कहते हो कि आप कैडर आधारित पार्टी हो, आप बहुत संगठन अनुशासित पार्टी, हम घोषित कर दीजिए। ये नाम घोषित नहीं कर पाएंगे। शिवराज जी में तो ये हिम्मत भी नहीं थी कि कह पाए अपने नेताओं से, अपने मंत्रियों से कि साहब मैं आपके बेटे परिवार वालों को टिकट शायद नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि सबको मालूम कि भाजपा में या किसी भी राजनीतिक दल में नगर निगम और पंचायत के चुनाव किसी भी नई पीढ़ी के लॉन्चिंग के लिए सबसे अच्छे चुनाव है। तो उनको इस काम के लिए नड्डा साहब को बुलाना पड़ा। नड्डा साहब ने वो बात आकर कही है और शिवराज जी तो कह नहीं पाए। अब बात करें सिंधिया जी। अवनीश जी, कह कौन रहा है ये ज्यादा जरूरी है, या उस परिवारवाद की जो बात को बीजेपी सिरे से खारिज करने की कोशिश करने की बात कह रही है? क्योंकि अगर ऐसा कहें कि बिल्कुल नहीं था तो ये ठीक नहीं होगा। अभी भी वहां पर भी ऐसे उदाहरण दिखते हैं, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं दिखेगा। इस बात को जहां प्रधानमंत्री कहते हैं, जहां जेपी नड्डा कहते हैं, जहां आप कह रहे हैं कि शिवराज जी नहीं कह पाए, लेकिन अगर बीजेपी इस लकीर पर आगे बढ़ती है तो आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए मुश्किलें होंगी? क्योंकि आप एक फॉर्मूले पर चिंतन मंथन करते हैं जयपुर में, लेकिन गांधी परिवार को उससे अलग रखते हैं। देखिए, गांधी परिवार की बात नहीं, बात कांग्रेस पार्टी की है। और आप हर चीज में गांधी परिवार को अगर हम बीच में लाएंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी की बात कहां से हो पाएगी? हम तो कहते हैं उदयपुर में जो चिंतन मनन हुआ था उसके बाद ही भाजपा भी सत्ता में है। भाजपा को भी अपने यहाँ कई सुधार करने पड़े। और आप देखें, सबसे पहले माननीय कमलनाथ जी ने आकर अपना एक पद छोड़ा, उन्हें को नजीर पेश की। और जो भाजपा भी निरंतर कह रही है कि विधायक जो है वो चुनाव, संविधान व्यवस्था है,
अगर कोई हमने सर्वे कराया है, हमने सर्वे के आधार पर टिकट बांटे हैं। और आप बताएं, अगर विधायक चुनाव जीतता है तो एक पद से इस्तीफा देगा। चलिए संविधान ठीक है, व्यवस्था आपने है कह दिया कि बीजेपी डरी हुई भी है, बीजेपी टिकट नहीं बांट पा रही है, लेकिन बीजेपी की रणनीति क्या है वो नेहा जी से समझ लेते हैं। नेहा जी, वक्त लग रहा है, बैठकें हो रही हैं, चिंतन मंथन हो रहा है और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नाम बाहर आएंगे, लेकिन कांग्रेस के आरोपों को कैसे देखती हैं आप? देखिए नाजलीन जी, सबसे पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव का जो आगाज है वो आज से शुरू कर दिया है। और आपने देखा होगा कि आज 64,000 जो हमारे बूथ हैं उस पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ने जन जन तक जाकर संवाद किया है। जो हमारी केंद्र की और राज्य की योजनाएं हैं उसको लेकर चर्चा की है और साथ में बहुत बड़ी मात्रा में एक जोश के साथ, उत्साह के साथ जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया है। जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुख्य है और प्रमुख है वो हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और उसको लेकर ही हम आगे चलते हैं, लगातार चलते हैं। प्रत्याशी जो है वो निमित्त मात्र है, ये प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा और ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जानता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस लक्ष्य को हम लेके चले हैं वो हमारा है बूथ, और इसीलिए हमने क्या नारा दिया, जीतेंगे बूथ तो जीतेंगे चुनाव। और उसको लेकर मैंने आपको बताया कि आज पूरे प्रदेश में आपको दिखा होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में दिखी। अब कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस के तो उम्मीदवार आए नाजलीन जी तो जूते चप्पल चल गए, कहीं पर कुर्सियां फेंक दी, कहीं पर एक दूसरे पे हाथ पैर चला दिए। और इस प्रकार की चीजें जब तक कांग्रेस में नहीं होती तब तक तो वो यूजुअली कहलाती है, क्योंकि ये उनकी संस्कार और संस्कृति का हिस्सा है। अगर ठीक तरीके से सारी प्रक्रिया हो जाती तो शायद तब कोई खबर बननी थी। अब आज जब टिकट वितरण का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है तो भोपाल से लगाकर मुरैना और मुरैना से लगाकर इंदौर, आप पूरे प्रदेश का ब्यौरा मंगवा लीजिए जिस प्रकार की परिस्थिति बनी है। कल रात को एक महिला कार्यकर्ता कमलनाथ जी के निवास के बाहर पूरी रात रही है। क्यों? क्योंकि वो लंबे समय से कार्य कर रही है कांग्रेस पार्टी का और उसे टिकट की उसे लग रहा था कि उसे टिकट मिल जाएगा, पर टिकट नहीं दी गया। दूसरी बात, मुरैना में एक इनकी और वरिष्ठ कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, उसने गंभीर आरोप लगाए हैं गोविंद सिंह जी पर। वो भी लंबे समय से कार्य कर रही है, अनीता चौधरी उसका नाम है, और जिस तरीके से अपने अपने लोगों को रेवड़ियां बांटने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, दोबारा से कार्यकर्ता ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तीसरी बात कि जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ने वाला है उसी पे कांग्रेस पार्टी ने विश्वास नहीं किया और उससे शपथ पत्र भरवाने चालू कर दिए। तो यहाँ पर परिस्थितियां क्या है कि कार्यकर्ता को नेता पे विश्वास नहीं है, नेता को कार्यकर्ता पे विश्वास नहीं है, तो जनता इन पे कैसे विश्वास करेगी? चलिए, और बीजेपी को अपने विकास पर विश्वास है। हमारे साथ रमेश जी भी हैं, आपका जवाब लूंगी मैं। अवनीश जी, क्या लगता है रमेश जी, क्योंकि जिस तरीके की तैयारी दिख रही है चुनाव पंचायत के और निकाय के, लेकिन उसमें जो जोर आजमाइश हो रही है दोनों ही तरफ से, जैसा कि नेहा जी कह रही हैं कि कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस ने भरोसा नहीं किया और अपने चहेतों को टिकट दे दिए, लेकिन कमलनाथ जी बार बार ये कह रहे हैं कि चुनाव जीतना जरूरी है, संगठन को मजबूत करने, उसकी रक्षा करने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो आपको क्या तब्दीली लग रही है अगर हम 2018 में कमलनाथ जी के काम को देखें, उनके वर्किंग स्टाइल को देखें, और अभी, क्योंकि 2023 भी सामने है कांग्रेस की? देखिए, मोटे तौर पर हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है और वो उस रणनीति पर काम करता है। कांग्रेस ने एक रणनीति ये अपनाई कि भी उन्होंने अपने उम्मीदवार पहले डिक्लेयर कर दिए, ये उनकी अपनी रणनीति है। भाजपा की एक रणनीति थी कि पहले से बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जागृत किया जाए और उसके बाद हम उम्मीदवार घोषित करें, ये उनकी रणनीति है। तो जब हर पार्टी के जो रणनीतिकार होते हैं वो अपने हिसाब से गणित लगा करके अपनी नीति बनाते हैं, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात जहां तक है, एक जो मुझे लग रहा है, कांग्रेस के ने तो अपने जो उम्मीदवार घोषित किए हैं उन्होंने अपनी परंपरा से ही घोषित किए हैं। उसका कारण ये है कि कांग्रेस की दो विशेषताएं हैं, एक तो वो मास बेस है और एक लीडर बेस है, इसलिए उन्होंने चेहरों पर बहुत जोर दिया है। ऐसे चेहरे वो लेकर आए हैं ज्यादातर जगहों में कि जो चेहरे परिचित रहे हैं लोगों के, ताकि चेहरे को स्टेब्लिश करने में उन्हें ज्यादा मेहनत ना लगे। दूसरा, चूंकि वो मास बेस है तो चेहरा जब होता है वो मास को आकर्षित करता है। भाजपा इस बार इस रणनीति पर है, वो कुछ नए लोगों को सामने लाना चाहती है। यद्यपि जो कि भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है तो भाजपा में चेहरे का उतना महत्व नहीं होता जितना महत्व कैडर का महत्व होता है। तो जिस तरीके से हम अगर भाजपा में यहाँ से लेकर के देख रहे हैं तो वो नए लोगों को मौका दे रहे हैं। राज्यसभा में भी वो ऐसे चेहरे लेकर के आए जिसकी कोई कल्पना नहीं थी। तो मान करके चलिए कि भाजपा के जो उम्मीदवार होंगे, चाहे वो पार्षद के उम्मीदवार हों या महापौर के उम्मीदवार हों या नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के उम्मीदवार हों,
उसमें 60% मान करके चलिए 70% तक बिल्कुल नए चेहरे होंगे। और वो नए चेहरों को लेकर के पुराने चेहरों में कुछ ना हो, इसलिए उन्होंने आज जागृति अभियान जो चलाया है बूथ स्तर पर, और 51% का जो उन्होंने जोर दिया है, 51% का फिगर भाजपा आज लेकर के नहीं आई है। जब उनका बूथ जागरण अभियान था, बूथ पर मेंबर बनाने वाले, तब से वो उनका 51% का जो टारगेट है वो उनका बराबर चल रहा है। तो दोनों की अपनी एक रणनीति है। एक तो वोट परसेंटेज बढ़ाने की बात है बीजेपी की तरफ से जो टारगेट सेट किया गया, और दूसरा आपने क्योंकि कहा कि राज्यसभा में भी ऐसे चेहरे लेकर आई बीजेपी जो चेहरे एक्सपेक्ट नहीं किए गए थे। क्या आपको लग रहा है कि इसमें भी टारगेट है, इसमें भी सियासत है? क्योंकि अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों ओबीसी की अगर हम बात करें, आरक्षण की बात करें, ये मुद्दे भी काफी गरमाए थे, तो आगे तक की देखकर बीजेपी चल रही है। देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं, हर पार्टी अपनी रणनीति को आगे की देख करके ही बनाती है। तो भाजपा भी जो रणनीति अभी बना रही है, कहीं ना कहीं उसकी कोशिश है कि नए लोगों को ज़्यादा जोड़ना, और नए लोगों से अपनी मेंबरशिप में भी उन्होंने नए लोगों को जोड़ा। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमको नए लोग चाहिए, तो मेंबरशिप में भी नए लोगों को जोड़ा, और टिकट के मामले में भी मान करके चलिए कि नए लोगों को जोड़ें। और इस बार जो उनकी आपको दिखेगा अपवाद स्वरूप, एक बात समझ लीजिए, कोई पार्टी जब नीति बनाती है तो 100% वो उस पर चल नहीं सकती। जिस तरीके से भाजपा ने परिवार की बातचीत की है, मान करके चलिए कि कुछ प्रतिशत तो होंगे, 1% 2%, लेकिन मान करके चलिए कि जो टिकट मिलेंगे वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट मिलेंगे, और कार्यकर्ता को टिकट मिलेंगे, और कैडर के कार्यकर्ता को टिकट मिलेंगे। हवाई वाले टिकट इस बार मुझे लग रहा है भाजपा में नहीं मिलेंगे। ये प्रयोग अगर आपको याद हो, दिल्ली में कुछ वर्ष पहले भाजपा ने किया था। उन्होंने सारे के सारे टिकट बदल करके बिल्कुल नए टिकट दिए थे, और ऐसे चेहरे लेकर आए थे नगर निगम में जो बिल्कुल नए हो। मैं समझता हूं बीजेपी लगातार एक्सपेरिमेंट करती रहती है अपनी रणनीति में, चुनाव जीतना क्योंकि उनका टारगेट है। अवनीश जी, अगर देखा जाए, राहुल गांधी ने भी कहा था कि नए लोगों को मौका देंगे, बहुत पहले कह चुके हैं वो तो, लेकिन अभी जैसा कि रमेश जी कह रहे हैं कि परिचित चेहरों को ही आप सामने लाए हैं। नेहा जी भी ये कह रही है कि आपकी पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी है। एक यात्रा भी निकालने की बात राहुल गांधी ने कही उदयपुर के बाद। तो क्या लगता है, कांग्रेस भी कुछ बदलेगी रणनीति अपनी? देखिए, अगर कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कमी होती तो पिछले 5 महीने में लगभग 8000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर शिवराज सरकार एफआईआर दर्ज नहीं कराती, पहली बात। और जो भी नेहा जी कह रही थी कि हमारी पार्टी में संतोष है, तो कहीं नहीं है। जो महिला कल कमलनाथ जी के बंगले पर धरना दे रही थी रात भर, वो भाजपा की एजेंट है। मैं आपको बता दूं, 8 सितंबर 2020, आप तारीख नोट कर लें, मैं आपको विज्ञप्ति उपलब्ध कर, 8 सितंबर 2020 को शांति कुशवाहा नाम की महिला को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। किस हैसियत से वो कमलनाथ जी के बंगले पर बैठ रही है, उसकी निजी समस्या है। हो सकता कहीं ना कहीं भाजपा का प्रपंच को, भाजपा ने राजनीतिक स्तर को रसातल में डाल दिया है। और अब मैं कहूंगा, जो उदयपुर मंथन की आप बात कर रही थी, राहुल जी की जो बात थी, देखिए हमने नए चेहरों को तरजीह दी है, आप ये नहीं कह सकते। हमने हमेशा युवाओं को तरजीह दी है। कमलनाथ जी की जब सरकार बनी उसमें भी देखें, हमने अधिक से अधिक युवा चेहराओं को मौका दिया। कितने हमारे यूथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, नेता रहे, वो बाद में मंत्री बने, विधायक रहे। कुणाल चौधरी, जीतू पटवारी, आप कई सारे नाम है, प्रियव्रत सिंह जी, कई सारे नाम है। तो ये कहना गलत है कि हम नई प्रतिभाओं को मौका नहीं देते, बल्कि भाजपा में युवा मोर्चा के बाद कहां जाता है इनका प्रदेश अध्यक्ष पता ही नहीं चलता है। और हम तो एक बात साफ कहते हैं, हमने नाम घोषित किए, आप नाम घोषित नहीं कर पा रहे हैं, आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। और एक बात स्पष्ट करें भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि आप कहते हैं कि आप कैडर आधारित पार्टी हैं, संगठन आधारित पार्टी हैं, आप कार्यकर्ताओं को मौका देते हैं। उस समय आप कहां चले गए थे जब आपने 28 कार्यकर्ताओं का, 28 पूर्व विधायकों का कैरियर दांव पर लगा के उपचुनाव लड़ा था? 28 आपने उन लोगों को टिकट दिए थे जो कांग्रेस से आए थे। 1 मिनट में आपने अपनी पूरी निष्ठा खत्म कर दी। एक मिनट नहीं लगा आपको अपना कैडर खत्म करने में। चलिए, इसका जवाब नेहा जी देंगे। ठीक है, पूछ लेते हैं नेहा जी। इतिहास का पहला उपचुनाव था जिसमें 16 पूर्व मंत्री। ठीक है, वो बात तो खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप उसे सामने लेकर आ रहे हैं। आप परिवारवाद की बात भी दोहरा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को तरजीह जो है वो बीजेपी भी नहीं देती है जब फायदे की बात होती है। नेहा जी, देखिए नाजनी जी, जो अभी अवनीश जी ने कहा कि जो नगर निगम का चुनाव होता है वो नई प्रतिभाओं को, नए कार्यकर्ताओं को आगे लाने वाला होता है, मैं 100% सहमत हूँ। और भारतीय जनता पार्टी उसी लाइन पर आगे भी चल रही है। उदाहरण अभी बहुत ताजा ही है, राज्यसभा में हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने श्री विवेक तनखा जी को भेजने का काम किया,
और भारतीय जनता पार्टी ने 2 खाटी कार्यकर्ताओं को भेजने का काम किया, जिन 2 महिला कार्यकर्ताओं को यह अनुमान तक नहीं था कि वो राज्यसभा चली जाएंगी। एक ओबीसी वर्ग से आती हैं, एक वाल्मीकि वर्ग से आती हैं, और जिन्होंने दिन रात पार्टी के लिए जो कार्य दिया गया वो कार्य करने का काम किया। और आज तक की प्रदेश के इतिहास में या देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि राज्यसभा में 2 महिलाएं एक साथ राज्यसभा में गई हैं। और जिस वर्ग से गई हैं सुमित्रा वाल्मीकि, आप जानती हैं कि आज तक राष्ट्र के भी इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि राज्यसभा में कोई वाल्मीकि समाज से महिला गई हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कांग्रेस नहीं कर सकती। दूसरी बात, उदयपुर की कई बार हमने चर्चा करी, तो उदयपुर में रेजोल्यूशन निकाला था कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति होगा। 4 दिन नहीं निकले और कई सारे ऐसे लोग निकल कर आ गए। एक उदाहरण दे देती हूँ, चिदम्बरम साहब के बेटे ऑलरेडी लोकसभा में हैं और पी चिदम्बरम जी को तमिलनाडु से राज्यसभा सदस्य बना दिया गया। तो कांग्रेस पार्टी तो 4 दिन भी अपने परिवारवाद के इस एजेंडे पर चल नहीं पाई, क्योंकि वो पूरी ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम जो पार्टी है वो परिवारवाद में घिरी हुई है। अब नए चेहरों की बात की तो आप ताजे उदाहरण इनकी लिस्ट में से ले लीजिए। मैं 2 ही नाम देती हूँ, बाकी नीचे तक आप जाइएगा। भोपाल से विभा पटेल जी को दिया है। आज से 20 साल पहले भी विभा पटेल ही थी, और विभा पटेल भी परिवारवाद का ही एक उदाहरण है, क्योंकि उनके फैमिली के जेठ या देवर हुआ करते थे। चलिए ठीक है नेहा जी, कांग्रेस ने तो नाम अब जो है वो सामने ला दिए हैं। परिवारवाद का आरोप बीजेपी लगा रही है, आप भी उस बात को कह रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपकी पार्टी के जो नाम आएंगे क्या वो अलग होंगे? क्योंकि बार बार आप ये कह रहे हैं कि आप नए चेहरों को मौका देने वाले हैं, बूथ पर फिर से फोकस किया जा रहा है, और इन छोटे चुनावों में केंद्र की योजनाओं को जनता के बीच ले जाना, उनकी याद दिलाना, इसकी जरूरत बीजेपी को क्यों पड़ रही है? हाँ, मैं आपको बताती हूँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आज से जो अपने संगठन की दृष्टि से 64,634 जो बूथ्स हैं उन पर जाने का कार्य किया है, ये स्पष्ट दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस उद्देश्य के साथ जा रही है। हम अपने बूथ, अपने संगठन को लेकर वापस से चुनाव में जा रहे हैं। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ही टिकट देगी, जो मूल कार्यकर्ता, नए कार्यकर्ता जो हैं, जो नई ऊर्जा के साथ में नगरीय निकाय को आगे लेकर जा सकेंगे और डेवलपमेंट के एजेंडे को न केवल जनता के बीच में रखेंगे बल्कि उसको आगे आने वाले 5 साल तक परस्यू भी करेंगे। नंबर 3 की केंद्र की और राज्य की सरकारों की योजनाओं को लेकर जाने की आवश्यकता इसलिए है कि क्योंकि चाहे मोदी जी की सरकार हो पिछले 8 साल की या फिर शिवराज जी की सरकार हो पिछले 17 साल की, उन्होंने लगातार जन कल्याण, सेवा और सुशासन, गरीब कल्याण के लिए कार्य किया है। उदाहरण के तौर पर अगर मोदी जी की आप उज्ज्वला से लेकर, आयुष्मान से लेकर, उजाला से लेकर सौभाग्य योजना को देखेंगे, अन्य वितरण की योजनाएं को देखेंगी, तो ये सब नाली, पानी, आवास, इन सबसे संबंधित ही है, जिसको लेकर नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं। और वहीं पर अगर आप शिवराज जी की योजनाओं को देखेंगी, आज मैं स्वयं बूथ 46 में थी और वहां पर मैंने महिलाओं और आम नागरिकों में भयंकर उत्साह देखा है, क्योंकि लगातार महिलाएं बता रही थी कि किस तरीके से लाडली लक्ष्मी हो, बेटी बचाओ हो, स्कूल में शिक्षा हो या स्कॉलरशिप हो या फिर बच्चों को बाहर भेजने की सुविधा हो, या उनके परिवार में कभी आपदा या इस प्रकार की बीमारी आ जाती है तो आयुष्मान का लाभ उन्हें किस प्रकार से उपलब्ध हो रहा है। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि जो दोनों सरकारें, हमारी डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो मूल नागरिकों के लिए चल रही है। और ये जो सरकारें चली हैं, चाहे मोदी जी की हो, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज जी की, ठीक है, चलिए मैं पूछ लेती हूँ। अवनीश जी, डबल इंजन की सरकार बीजेपी के साथ है और आप पर परिवारवाद का अभी निगम की अभी आपने नाम सामने लाए, उस पर भी आरोप है, क्या कहेंगे? ये इनकी डबल इंजन की सरकार का ही तो परिणाम है कि ये कह रहे हैं कि हमने उनको वाल्मीकि समाज को भेजा, हमने रास्ता, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप देखें सबसे ज्यादा अत्याचार, बलात्कार, लूट खसोट अगर हो रही है पूरे देश में तो महिलाओं के साथ मध्य प्रदेश में हो रही। आदिवासी दलित महिला सबके बलात्कार हो रहे हैं तो मध्य प्रदेश नंबर 1 है। अच्छी बात है आपने भेजा, लेकिन मुझे इस बात का जवाब दें कि ऐसा क्यों है कि इसके बावजूद भी नेमावर में 50 फीट नीचे एक आदिवासी समाज को गाड़ दिया जाता है, पूरे परिवार को। ऐसा क्यों है कि निरंतर उन महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है? अरे साहब, आप चाहे अहरवार को भेजें या वाल्मीकि समाज को भेजें, सबसे पहले आप उनका विकास करिए, उनको सुरक्षा दीजिए। और जहां तक विकास की बात है, नेहा जी सही बात है, डबल इंजन की सरकार है ना, तभी तो डीजल पेट्रोल के भाव आसमान पे जा रहे हैं,
तभी तो LPG चलिए, मैं सिलेंडर रमेश जी के का भाव रुख करना 1100 जा चाहूंगी रहे। क्योंकि शायद वक्त यही कम है कारण हमारे है, पास। अवनीश जी शायद ठीक यही है, कारण आपकी कि बात हम सड़कों समझ की गए। हालत जर्जर है। रोज हम लगातार बात कर रहे हैं रमेश सर, और अगर देखा जाए तो कांग्रेस बार बार इन्हीं मुद्दों पर बार बार बात कर रही है, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं को भी लेकर। अभी अवनीश जी ने भी एक दो बातें सामने रखी हैं, लेकिन सवाल यह कि छोटे चुनावों में जहां सड़क, बिजली, पानी, इनकी बातें होती हैं, नाली की बात होती है, विकास की बात होती है, सड़क निर्माण की बात होती है, वहां पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाने की जरूरत बीजेपी को पड़ रही है, और साथ ही साथ कांग्रेस जो है वो ये कह रही है कि हम इन्हीं मुद्दों के साथ आगे जाएंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि चुनाव छोटा है, लेकिन जो दोनों ही दलों की तैयारी है या टारगेट है वो आने वाले विधानसभा चुनाव दिख रहे हैं? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये चुनाव मुझे जो लग रहा है, दोनों ही पार्टियां स्थानीय मुद्दों पर, स्थानीय बातों पर लड़ने के बजाय विधानसभा और लोकसभा को ध्यान में रख करके बात कर रही है। आमतौर पर नगर पालिका और नगर निगमों के चुनाव में बिल्कुल लोकल से लोकल बात होती है, गली की बात होगी, मोहल्ले की बात होगी, हाट बाजार की बात होगी, पंचायत की बात होगी। ये पहली बार है कि जो मुद्दे विधानसभा के और लोकसभा के थे वो मुद्दे उठा रही है कांग्रेस, बेरोजगारी का और महंगाई का। वो ठीक उसी प्रकार केंद्र सरकार की उपलब्धियां या राज्य सरकार की उपलब्धियों पर भाजपा ज्यादा जोर दे रही है। तो दोनों ही पार्टियों की नजर जो है वो 2023 और 2024 पर है। तो मैं समझता हूं भाई, मुझे आप ये बताइए, नगर निगम के चुनाव अगर है, नगर पालिका के चुनाव अगर है, तो उसमें बेरोजगारी और महंगाई, उसमें कोई बहुत, नगर निगम उसको कैसे दूर कर पाएगा? महंगाई और बेरोजगारी नगर निगम दूर नहीं कर पाएगा। हाँ, उज्ज्वला योजना पंचायत में तो असर कर सकती है उज्ज्वला योजना, लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम में उज्ज्वला योजना का क्या उसमें लाभ होगा? लेकिन मुझे लग रहा है दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं वो ध्यान में रख करके राष्ट्रीय उपलब्धियां और राष्ट्रीय कमियां, एक दूसरे की छवि पर हमला करने की जो उनकी योजना है, दोनों ही पार्टियां इस मामले में काम कर रही हैं। चलिए, वक्त की मेरे पास कमी है और सभी मेहमानों का एक बार फिर से शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखना होगा कि निकाय को लेकर कांग्रेस की जो तैयारी है, क्या वो बीजेपी पर भारी पड़ेगी या फिर बीजेपी ऐसे नए नामों के साथ सामने आएगी जिससे परिवारवाद का जो आरोप वो कांग्रेस पर लगा रही है उससे वो खुद को दूर कर सके और कार्यकर्ताओं के बीच एक अच्छा मैसेज दे सके। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।